वेलकम बैक। तो बीजिंग में ट्रंप कार्ड, डोनाल्ड ट्रंप यहां से क्या कार्ड चलने वाले हैं और शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से किन किन बातों पर समझौता होने वाला है। पूरी दुनिया की नजर इस पर है क्योंकि पूरी दुनिया इससे प्रभावित होने वाली है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या फिर रणनीतिक तौर पर या युद्ध के मामले में ईरान में जो कुछ चल रहा है उस सब पर। तो इन्हीं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबके बीच में बड़ा सवाल यह भी है कि भारत पर क्या इसका कोई असर होगा। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अजिताभ जुड़े हुए हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। अजिताभ जी, मैं इस दौर की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं। भारत इसको कैसे देख रहा है? भारत में भी ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है। भारत के इतिहास से भी ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है अजय जी। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा तो जो अभी ऊर्जा संकट है और उससे जो बढ़ के आर्थिक संकट जो है, एक तरह से आर्थिक महामारी है, ये भी अपने आप में पूरे विश्व को इंक्लूडिंग भारत को बहुत गहरे तक असर कर रहा है और इसका असर बहुत लंबा होगा। ये शॉर्ट टर्म नहीं, ये लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर चीन से कुछ डील, क्योंकि ट्रंप देख लीजिए ड्रैगन से एक तरह से कहिए डील मेकर हैं ट्रंप, लेकिन डील मेकर ऐसे हैं कि वो बड़े डिसरप्टिव भी हैं, बड़े अनप्रेडिक्टेबल भी हैं, वो कभी भी पलट भी जाते हैं, उलट भी जाते हैं। इसलिए उन पे विश्वास करना भी आज के दौर में पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बनी हुई है। तो ऐसे केस में अगर वो कुछ पॉजिटिव दुनिया के लिए ले आते हैं और उससे निश्चित रूप से भारत का भी उसमें हित जुड़ा हुआ है, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। आज आप देख लीजिए, भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो 112 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस चीन के हक में है। तो चीन पे हमारी जो निर्भरता है बहुत बढ़ी हुई है और सेम अप्लाइज टू अमेरिका ऑल्सो। ऐसे में चीन को कंट्रोल करना, उसको एक ऑर्डर व्यवस्था में लाना, व्यवस्थित करना भी बहुत जरूरी है। और ये एआई और टेक्नोलॉजी के जमाने में खास करके जब रेयर अर्थ मिनरल्स की बात होती है, आज देखिए जो हमारे मेजर जनरल साहब ने ग्रीनलैंड की बात की, आज उसी ग्रीनलैंड में अमेरिका 3 अपने अड्डे खोलने की बात कर रहा है। ऑलरेडी उस पर प्रोग्रेस हो चुका है, मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये ग्रीनलैंड में शायद ट्रंप बिना तमाशा किए ग्रीनलैंड को हम ऑक्यूपाई कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, बिना वो किए हुए वो ग्रीनलैंड में अपना अड्डा, जबकि ऑलरेडी अमेरिका का एक वहां सैनिक अड्डा है, और कर सकते थे। तो इस तरह से पूरी दुनिया को उन्होंने हिला दिया। चाहे कनाडा की बात कीजिए, ग्रीनलैंड की बात कीजिए, वेनेजुएला की बात कीजिए, ईरान में खास करके जो उन्होंने युद्ध शुरू किया, उस युद्ध को भी वो रुकवा नहीं पा रहे हैं और ये उनकी बहुत बड़ी एक खामी दिख रही है। और चीन में उसका खामियाजा ट्रंप को भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप नहीं जीत रहे हैं, आपने युद्ध शुरू कर दिया और अब आप चीन की शरण में जाके उससे दुहाई दे रहे हैं माई बाप की, भाई ईरान को समझाओ, ईरान को दबाव बनाओ कि वो मान जाए, हॉर्मुज को खोल ले, तेल की सप्लाई करे। इनके अपने किए हुए पे ये खुद पानी नहीं फेर पा रहे हैं और उसके लिए चीन की शरण में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एनर्जी सप्लाई हो, सप्लाई चेन जो पूरी तरह से बाधित हो गई है उसका भी की भरपाई हो। और गल्फ अरब के देश भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं मिडिल ईस्ट में, और रेमिटेंस का जो एक मुद्दा है, लगभग 54 अरब डॉलर रेमिटेंस हमें गल्फ अरब के देशों से आता है। तो हमारे ताल्लुकात और हमारे जो आर्थिक आप कह लीजिए इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। और इन सब में चूंकि हम एक कनेक्टेड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, यहाँ पे मिलजुल के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। दिक्कत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अलग थलग कर दिया है, उसकी डीवैल्यू की है। ये वही अमेरिका जो संयुक्त राष्ट्र को बनाने में लीडर था, आज उसकी तौहीनी में भी सबसे आगे है। आप देख लीजिए, अभी संयुक्त राष्ट्र में एक प्रपोजल जो गया है, अमेरिका और बहरीन ने पेश किया है, उस प्रपोजल में 135 देशों ने उस पे साइन किया है और उसमें ईरान को क्रिटिसाइज किया गया है। कहा गया है कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसका पालन कीजिए, आप हॉर्मुज को खोलिए, और जो आप अपने नेबरिंग कंट्रीज को, गल्फ के देशों पे जो अटैक आप कर रहे हैं गाहे बेगाहे,
उसको भी रोकिए। हालांकि इसमें वीटो चीन और रूस पहले भी दिया है, इस बार भी संभावना है कि वो वीटो करेंगे। तो ऐसे में चीन को समझाना ये भारत के इंटरेस्ट में भी है और दुनिया के हित में भी है, अमेरिका के लिए तो है ही। ठीक है। अब माथुर साहब, अब मैं जो अभी अजताब जी ने कहा कि चीन को कंटेन करना, चीन को समझाना भारत के भी हक में है, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी हमें बता रहे हैं कि ट्रंप कितने अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं और दुनिया में अभी पूरी तरह से तहलका मचा रखा है जब से वो सेकेंड टर्म में यहां पर आए हैं। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि जब ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ा था लास्ट ईयर, शुरू किया उन्होंने, तो चीन ने कॉल दिया था पूरे ग्लोबल साउथ को कि साथ आइए। भारत को डायरेक्टली एड्रेस करके कहा था चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कि भारत को भी साथ आना चाहिए और ग्लोबल साउथ को एकजुट होना चाहिए और चैलेंज करना चाहिए ग्लोबल नॉर्थ के इस डोमिनेंस को, इस तानाशाही को, इस टैरिफ की जंग को। तो क्या कंटेन तो दोनों को करने की जरूरत है, अगर चीन को तो उधर अमेरिका को भी, जो डॉलर की बादशाहत रही है, जो वेस्टर्न जो डोमिनेंस रहा है उसके खिलाफ। और ब्रिक्स के कंट्री का मकसद क्या है, ब्रिक्स में चल क्या रहा है? आज मीटिंग तो दिल्ली में भी हो रही है। हाँ अजय, मैं यही कह रहा हूं कि जितनी महत्वपूर्ण ये समिट है, शिखर वार्ता शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की, लगभग उतनी ही महत्वपूर्ण, अगर ज्यादा नहीं तो ये जो ब्रिक्स की वार्ता चल रही है भारतवर्ष में, नई दिल्ली में, वो उतनी की उतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो शिखर वार्ता है अमेरिका और चाइना के बीच में, उससे कोई सोल्यूशन निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन दोनों की अपनी अपनी स्टैंड्स हैं और उससे वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने की परिस्थिति में नहीं है। और जहां तक सवाल अनप्रडिक्टेबिलिटी का है, जितने अनप्रडिक्टेबल ट्रंप हैं, लगभग उतने के उतने अपने अपने इश्यूज पर और अपने उसके लिए काम करने वाले शी जिनपिंग भी हैं। तो वो भी किसी भी किस्म से, आपको अगर ये लग रहा है कि वो बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं कोई लचीलापन दिखाएंगे, मुझे लगता नहीं ये संभव है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, वहां पर बातचीत सिर्फ ट्रेड और आपसी रिलेशंस, शायद परमाणु के प्रसार के बारे में और दो चार बातें और हो सकती हैं, लेकिन किसी भी समस्या का, चाहे वो यूक्रेन हो या ईरान हो या हॉर्मुज हो या ताइवान का इशू हो, साउथ चाइना सी हो, वेस्टर्न पैसिफिक, उसका कोई सोल्यूशन निकलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। पहले जहां तक सवाल ब्रिक्स का है, देखिए अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से है? अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा डी डॉलराइजेशन से है। और अगर जो अमेरिका का जो पेट्रो डॉलर की बादशाह थी, वो अगर कहीं ना कहीं कमजोर हो गई, या उससे उनको तो फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि डॉलर पे डिपेंडेंस पूरी वर्ल्ड की है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इसका असर, इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि किस प्रकार से वो वहां जाकर के अपना भारत के साथ जो ब्रिक्स के खिलाफ, उनको परेशानी यही है कि उनको लगता है कि ब्रिक्स जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डॉलर की बादशाहत को लगातार चैलेंज कर रहा है। उन्होंने ब्राजील में जब हुआ तब भी उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इस प्रकार की बात करने की कोशिश करी थी। उनको इसी बात का खतरा है कि अगर डॉलर को खतरा आएगा, इस प्लेटफॉर्म से निकल करके आ सकता है, तो उनको, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे क्या बातचीत हो रही है उसके ऊपर बहुत गहरी निगाह बना करके बैठे होंगे। और मेरा ये मानना है कि ये ब्रिक्स जो है एक बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन बन करके सामने उभर करके आ रहा है, और ये डॉलर को निश्चित रूप से चैलेंज कर सकता है। और अभी पर्टिकुलरली क्या वजह है? अभी आज जिस प्रकार से पश्चिम एशिया से अमेरिका का प्रभुत्व कम हो रहा है, घट रहा है, उससे, और जो उनके जो पश्चिम एशियाई मित्र हैं कि उनकी डिफेंस गारंटी को कहीं ना कहीं उनको पता पड़ गया है कि अमेरिका की जो उनको सुरक्षा देने वाली गारंटी है वो बिल्कुल बोगस सिद्ध होती नजर आ रही है। जितनी मार पड़ी है पश्चिम एशियाई देशों को ईरान के थ्रू, वो सब दुनिया जानती है। तो मेरा ये मानना है कि अब अमेरिका को अपने डॉलर के ऊपर बहुत खतरा नजर आ रहा है, इसीलिए वो अपना पूरा एक ऐसा जबरदस्त डेलीगेशन लेकर के चीन में गए हैं। क्योंकि उन्होंने, उनकी जो टैरिफ पॉलिसी थी, जहां से हमने शुरू किया, उनकी टैरिफ पॉलिसी से उन्होंने दो सबसे बड़े मार्केट्स को दुनिया के, भारत
और चीन, उन दोनों के साथ एक साथ अपने संबंधों को खराब करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। और उसकी वजह से अब वो उनको उसको मेंड करने का मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्रयास करेंगे। भारत सबसे बड़ा दुनिया का बाजार है, चीन उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। और अगर भारत चीन का मिलाकर के देखें तो बहुत जबरदस्त मुझे लगता है उनके साथ कोई ट्रेड में पूरी तरह से अपने रिश्तों को खत्म करके कोई भी देश मेरे हिसाब से सुपर पावर के राह पर मुझे आगे बढ़ता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है मेरे को। ये बात ट्रंप भी समझते हैं। इसी वजह से वो बात ट्रंप का तो जहां तक सवाल है, जो राष्ट्रपति शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को कह सकता है दे आर ग्रेट, उसका कोई भरोसा दुनिया में क्या किसको क्या कहते हैं वो कुछ होने की देखने की जरूरत नहीं है आपको। आज भी देखिएगा आप किस प्रकार से वो कसीदाकारी करेंगे शी है। जिनपिंग के फेवर में, और उनको बताते रहेंगे, और अपने जो सोशल व्हाटएवर ट्रूथ सोशल व्हाटएवर उसमें है उस पर आप देखिएगा किस प्रकार के बयान उनके आते हैं। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि अगर आज की तारीख में कोई ऑर्गेनाइजेशन संगठन आगे बढ़ करके इसके अंदर इन्फ्लुएंस कर सकता है तो वो ब्रिक्स है, क्योंकि उसमें सारे वो लोग हैं, मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स हैं जो कि उसके अंदर शामिल हैं। अजय यूके देवनाथ जी, ग्रुप कैप्टन, आप जरा बताइए कि एक तरफ देखिए कि ब्रिक्स है जिसके जरिए अमेरिका को या वेस्टर्न डोमिनेंस को कंटेन करने की कोशिश है। उस ब्रिक्स में भारत है, चीन है, ब्राजील है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, ईरान है, कुल 11 परमानेंट कंट्रीज हैं और 10 मेंबर्स जो हैं अभी उसमें हैं अस्थायी तौर पर। तो इतना बड़ा यह संगठन बनता जा रहा है। लेकिन उधर क्वाड भी है, चीन को भी कंटेन करने की बात है। तो भारत के नजरिए से इस मीटिंग, दिल्ली में हो रही ब्रिक्स की मीटिंग से क्या भारत एक्सपेक्ट करेगा? कौन कितना कंटेन हो? हाँ देखिए अजय जी, एक बहुत ही अद्भुत सिनेरियो है। हमारे विदेश मंत्रालय ने कभी भी ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन प्लेटफॉर्म नहीं डिस्क्राइब किया है। ब्रिक्स के ऊपर जितनी आर्टिकल्स आते हैं उसमें अगर एक एंटी अमेरिकन एंगल देखा जाता है तो वो सिर्फ रिसर्चर्स, स्कॉलर्स या मीडिया पर ही डिस्कशन हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया। भारत सरकार जो है वो बार बार ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है, दावा भी करती है कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स देशों के बीच में कोऑपरेशन का यानी आपसी सहयोग का एक प्लेटफॉर्म है। हमने हमेशा अमेरिका को ब्रिक्स के बाहर रखने की कोशिश की है। डी डॉलराइजेशन की बात अक्सर उठती है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि डी डॉलराइजेशन चलो मान लिया, अगर ये सारे देश आपस में एक दूसरी करेंसी में बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉलर के अलावा और दूसरी करेंसी को बनाना चाहते हैं, तो कौन सी करेंसी होगी? रशिया की रूबल बहुत कमजोर है, स्टेबिलिटी नहीं देती है। ऐसे भी रूबल जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जगत में ज्यादा मान्यता हासिल नहीं कर पाया है। भारत क्या चीन के युआन को प्राधान्यता देगा? भारत में एक नेचुरल रेजिस्टेंस है। अगर ब्रिक्स में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ब्रिक्स कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ रेमबी में यानी युआन में व्यापार करेंगे, तो भारत को वह चीज क्या कहते हैं, हजम नहीं हो रही है। जहां तक रुपया क्या बात है, क्या रुपया ब्रिक्स में कॉमन करेंसी बन सकती है? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखिए कॉमन करेंसी कौन, हमें समझना पड़ेगा अजय। वही करेंसी कॉमन करेंसी बनती है जो कि मजबूत हो रही हो। आज लोग डॉलर में क्यों व्यापार करना चाहते हैं, डॉलर में क्यों कमाई करना चाहते हैं? आज अजय मेरे पास अगर $100 हैं, मेरे को मालूम है कि उसकी क्रय क्षमता यानी परचेजिंग पावर कल $102 हो जाएगी। तो वही करेंसी दुनिया में व्यापार का माध्यम बनती है जो कि मजबूत हो रही हो दूसरी करेंसीज की तुलना में। अब भारत का रुपया है, क्या कोई देश राजी होगा ब्रिक्स का मेंबर कि भारत के रुपये को एज ए कॉमन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करे? साउथ अफ्रीका है, आपने ईरान का नाम ले लिया है, अगर उनके पास 100 करोड़ पड़े हैं इंडियन रुपया भारत के साथ व्यापार करने के बाद, तो वो इंडियन रुपया खर्चा कहाँ करेगा? ईरान के पास अगर 100 करोड़ रुपया है, क्या वो 100 करोड़ रुपए को लेके ईरान
तुर्की में जा सकता है कि भारत का 100 करोड़ रुपया दे दो, ठीक है। तुर्की से कुछ चीज इंपोर्ट कर लो ईरान के लिए। ये कहानी फिट नहीं होती है, क्योंकि रुपया लगातार हर साल 1%, 2% कमजोर हो जाता है, तो रुपया भी एक कॉमन करेंसी नहीं बन सकता है। तो बात ऐसी चली थी कि कॉमन करेंसी लॉन्च की जाए। जैसे ही इस पर आई कि कॉमन करेंसी लॉन्च की जाए, तो उसके लिए सबसे पहले होता ये है इसमें कि किस देश का उस कॉमन करेंसी में कितनी भागीदारी होगी। सर तो मैं वही मामला देख रहा था आसान नहीं है डी डॉलराइजेशन वाला। जी अजय जी, अभी भारत ही ब्रिक्स का अध्यक्ष है और आरबीआई ने कुछ कदम उठाए हैं। अभी अजताज जी से मैं पूछूंगा, उसके पहले जो मुझे रिसर्च मिल रहा है आपसे कंफर्म करना चाहूंगा। भारत की अध्यक्षता में डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने के लिए सीबीडीसी ब्रिज बनाने का एक प्रस्ताव रखा गया है आरबीआई की तरफ से, जो आप जो कह रहे हैं समस्या जो पैदा होगी। अब ये एम ब्रिज, ब्रिक्स ब्रिज भी कहा जाता है इसको। क्या है इसका लक्ष्य? 30 से 40% व्यापार अपनी करेंसी में करना शुरू करें कम से कम तमाम जो हमारे ब्रिक्स के कंट्रीज हैं डी डॉलराइजेशन की दिशा में। ये 2026 के अंत तक कम से कम 30% लोन और व्यापारिक सौदे सदस्य देश अपनी अपनी करेंसी रुपया, युआन, रूबल में करना शुरू करें। अजताब जी, अब ये एक प्रस्ताव है, भारत इसकी तरफ बढ़ रहा है। क्या ये जो हमारा चीन में मीटिंग, दिल्ली में ब्रिक्स की मीटिंग, चीन में यूएस और जिनपिंग ट्रंप मिल रहे हैं, और ये जो है डी डॉलराइजेशन की कोशिश, इस सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? कहां से क्या उभर के नजर आएगा? ईरान का मुद्दा तो बना ही हुआ है। देखिए, ब्रिक्स जो अजय जी, ब्रिक्स अब विरोधाभासों से भरा पड़ा है। ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो एक तरफ चीन जो अमेरिका का डॉलर को डी डॉलराइज करने में सबसे बड़ा रोल चीन प्ले कर सकता है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि अमेरिका के बॉन्ड्स को सबसे ज्यादा बॉन्ड्स अमेरिका का खरीद के चीन ने रखा हुआ है, डॉलर भी रखा हुआ है, गोल्ड भी रखा हुआ है। जिस दिन वो बॉन्ड को मार्केट में, अमेरिकन बॉन्ड को बेच देगा, उस दिन अमेरिका का डॉलर का भाव गिर जाएगा। तो अमेरिका को उसने एक तरह से मुट्ठी में कई मायनों में कर रखा है। अगर उसमें ब्रिक्स के भी देश शामिल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से डॉलर का अंत शुरू हो जाएगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। जो अभी हमारे ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा कि क्या ये भारत तैयार होगा या रूस तैयार होगा फॉर दैट मैटर, देखिए दिक्कत है कि यहाँ एक डेमोक्रेसी से की गोद में से उछल के एक ऑटोक्रेसी में जाना, क्या ये संभव है? क्या ये विश्व के देश मानेंगे? एक तरफ अमेरिका जो कितना ट्रंप की इतनी बौखलाहट और एक तरह से कह लीजिए चौधराहट के बावजूद अभी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अभी भी वो जगह देता है लोगों को। भारत का अभी भी अगर आप ट्रेड देखिए तो अमेरिका से हम सरप्लस में हैं, हम अमेरिका से कमा रहे हैं, और विश्व के अन्य देशों का भी यही हाल है। जबकि चीन की ऑटोक्रेटिक जो तानाशाही एक तरह से जो रवैया रहा है, वो ब्रिक्स को भी कहीं ना कहीं कमजोर होने, मतलब बहुत मजबूत होते नहीं दिख रहा है। संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ब्रिक्स का अपना हेडक्वार्टर भी नहीं है। एक उसका बैंक बना है जो बीजिंग में ही उसका हेडक्वार्टर है, वो भी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। चाहे आर्थिक मुद्दों की बात करें या वैश्विक मुद्दों की बात करें, अब आ जाइए थोड़ा सा जो हम विश्व के मुद्दे हैं, क्या ब्रिक्स उस पे सहमत है? क्या ईरान के मुद्दे पे ब्रिक्स में एकता है? बिल्कुल नहीं। आप ध्यान दीजिए, इस ब्रिक्स में यूएई भी है, सऊदी भी है। यूएई और सऊदी दोनों ईरान को अपोज कर रहे हैं, इसलिए अभी जो एक बातचीत विदेश मंत्रियों की चल रही है, इसमें एक कॉमन प्रोग्राम कह लीजिए या एक प्रस्ताव पास करने की बात है। अभी उस पे भी सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि यूएई ने, हालांकि ऐसा नाम स्पेसिफिक नहीं आया, लेकिन ईरान ने स्टेटमेंट दिया है कि एक देश अपोज कर रहा है ईरान के स्टैंड को कि ईरान पे सारे ब्रिक्स के देश एक हो जाए। तो चाहे वो वैश्विक नीति हो, चाहे आर्थिक मुद्दे हो, हर जगह ब्रिक्स के अंदर में ही बहुत ही विरोध है। और जब तक उस पे एका नहीं होगी, जब तक ये ऊपर उठ के कह लीजिए अपने हितों से थोड़ा सा ऊपर उठ के अगर स्पेस देने की जो बात है वो करेंगे, तो शायद वो निश्चित रूप से हर किसी के लिए, देशों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि ब्रिक्स
लगभग 50% मार्केट आप कह लीजिए आज के डेट में, जीडीपी के हिसाब से देख लीजिए, इकोनॉमिक के हर पैरामीटर्स पे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन अमेरिका भी ऑफ कोर्स ये नहीं चाहता है। दूसरी तरफ ब्रिक्स के देशों में जो विरोधाभास है और बीच बीच में डोकलाम से लेके और इस तरह की जो मुद्दे आते हैं, आज देखिए चीन जहां भी गया है, आप अपने हमारे नेबर्स में बात कीजिए, नेपाल, भूटान, नेपाल की बात मैं करूं, भूटान की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, आप मालदीव की बात कीजिए, श्रीलंका की बात कीजिए, अफ्रीका के कंट्री जहां भी चीन ने अपना पैर रखा है, वो BRI जो उसका प्रोजेक्ट है उसको उसने वहां से वो हटा है, लोग हटे हैं उससे। साउथ ईस्ट एशिया के देश देख लीजिए, इंडोनेशिया भी ब्रिक्स का मेंबर है। इंडोनेशिया जैसे देश भी चीन से अलग थलग हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दूर जाने की, अमेरिका से सटने की। तो ऐसे में ब्रिक्स कितना सफल होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है। अगर सभी देश और खास करके चीन को अपना रवैया थोड़ा सा नरम करना होगा और भारत जैसे देशों की भी जो हितों का ख्याल रखेंगे, थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, तभी ब्रिक्स कुछ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएगा। ओके माथुर साहब, तो ऐसा लग रहा है कैप्टन साहब ने जो बात कही, जो अजताब जी कह रहे हैं कि दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए अगर कोई ज़्यादा अशांति या खतरा तो मैं नहीं कहूँगा, समस्या है जिसको टैकल करने की ज़रूरत है, अमेरिका वर्सेस चाइना, तो वो चाइना है। कंटेनमेंट ऑफ चाइना इज़ मोर रिक्वायर्ड देन अमेरिका जो इंस्टेबिलिटी डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं इस वक्त ये है। और उसी नज़रिए से फिर बातें होंगी, चाहे वो दिल्ली में हो रही हो या बीजिंग में हो रही हो या दुनिया की जो नज़र है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, चाइना एक ऐसा देश है, मैंने भी ये कहने का प्रयास किया था कि जिस प्रकार से हम बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, वैसे ही शी जिनपिंग तो आप पता ही नहीं लगा सकते कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं और उसके बाद करने क्या वाले हैं। देखिए, चाइना की एक नीति विस्तारवाद की रही है और ये अभी से नहीं रही है, हमेशा से रही है। आप देखिए कि ये प्रश्न मैं अक्सर पूछता हूं कि कौन सा देश ऐसा है जो कि अपने देश के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देगा। तो ये क्यों था? क्योंकि जो ओरिजिनल चाइना है वो उस दीवार के एक तरफ वाला चाइना ओरिजिनल चाइना है, और बाकी जितना भी है, चाहे वो सिंकियांग हो, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो मंगोलिया के रीजन्स हो, चाहे वो मंचूरिया के जो भाग उन्होंने ले लिए, चाहे मकाओ है, हांगकांग है, ये तमाम चीजें चाइना ने अपनी विस्तारवाद की नीति के कारण और उसको बढ़ाते हुए आगे इन सब जगहों पर कब्जा किया है। ये वो चीन है जो कि आज भी भारत के कई हिस्सों पर अपना वो अधिकार दिखाता है। 15 देशों के साथ इनकी बाउंड्री है, पूरे 15 के 15 देशों के साथ इनके बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। उसके अलावा साउथ चाइना सी में वो अपना अधिकार बढ़ाते जा रहे हैं, और वो फिलीपींस हो या वियतनाम हो या कोई भी देश हो, उसको किस भी प्रकार से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम चीजें जो दिखाई दे रही हैं वो इस बात का बिल्कुल क्लियर बताती हैं कि जो प्रोफेसर अजिताब ने कहा बिल्कुल साफ, बिल्कुल सही। मैं जो कह रहा था वो ये है कि अमेरिका समझता है कि अगर कोई डॉलर को चैलेंज कर सकता है तो वो ब्रिक्स है, चाहे वो ब्रिक्स की संभावना हो या उसमें कुछ हो पा रहा हो या नहीं हो पा रहा हो। लेकिन अमेरिका इस बात को समझता है कहीं ना कहीं कि ब्रिक्स जो है वो डॉलर को चैलेंज कर सकता है, और अब उनकी समस्या बढ़ गई है क्योंकि उनका पश्चिम एशिया से निश्चित रूप से प्रभुत्व कम हो रहा है। इसमें मुझे कोई संदेह नजर नहीं आ रहा है। तो जब आपका पश्चिम एशिया से में के प्रभुत्व कम होगा और आपके डॉलर जो पेट्रो डॉलर के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से निर्भर है, वहां अगर कोई इशू हो गया तो मुझे लगता है कि उनको बड़ी भारी परेशानी होने की संभावना है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति इस ब्रिक्स की गतिविधियों को और इस ब्रिक्स के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसका क्या आउटकम निकलता है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाइना का जो उनका सोच का काम का तरीका, चाइना कभी आगे बढ़ करके नहीं आएगा। ये बात आप मेरे हिसाब से बिल्कुल निश्चित मान के चलिए। चाइना एक ऐसा देश है जिसकी फिलॉसफी यही है, टू विन विदाउट फाइटिंग। ये उनकी फंडामेंटल फिलॉसफी है, टू विन
वॉर के लिए भी वो यही कहते हैं, अदरवाइज भी वो यही कहते हैं। तो जिस प्रकार से उन्होंने पूरे दुनिया में स्ट्रैंगल होल्ड बनाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि चाइना से अमेरिका को घबराहट है। और आप देखिए किस प्रकार से एंटी चाइना स्टांस लेकर के ट्रंप ये इलेक्शन जीत करके आए हैं। तो ओवरऑल जो हमारे को बात समझने की आवश्यकता है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्रिक्स को एक अलग नजरिए से देखते हैं, और यही वजह है कि ब्रिक्स की जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर अमेरिका का बहुत जबरदस्त के तवज्जो रहती है। अब जहां तक सवाल ईरान का है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार हमने इस बात को डिस्कस किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चीन की भी निर्भरता बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ ईरान से आने वाले तेल को न देखें, चीन का पश्चिम एशियाई देशों के साथ लगभग $400 बिलियन का ट्रेड है। उसमें 400 बिलियन, उसमें ईरान, इजराइल भी शामिल है। 16-18 बिलियन डॉलर का ट्रेड इजराइल के साथ भी है चाइना का। और वो तमाम जो ट्रेड है वो इफेक्ट हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। तो अगर हम ये बात हम मानते हैं कि अगर अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कुछ हो, चीन भी उतना का उतना ही उससे अफेक्टेड है, और वो भी चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी प्रकार से खुले। आपने देखा होगा वो खबर बहुत तेजी से चल रही है कि जब बातचीत हो रही है उसी टाइम पर एक चाइना का बड़ा टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल करके आया है और वो आगे जा रहा है। तो इसका भी कोई मतलब है कि ये अमेरिका ने अलाउ किया क्या नहीं किया, इसका क्या मैसेजिंग क्या है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ समझने की आवश्यकता है कि चीन भी आर्थिक रूप से पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, और वो भी कहीं ना कहीं इस बात को चाहता है। तो ये अगर अपने बैकग्राउंड में इस चीज को देखेंगे तो वहां पर हो सकता है इसके बारे में कोई बातचीत होने की संभावना हो। और डोनाल्ड ट्रंप ने चलने से पहले कहा भी कि लॉन्ग टॉक ऑन ईरान विल हैपन विद जिनपिंग। बहुत सारी बातें कहते कहते अपने अंदाज में उन्होंने ये भी कहा कि वेरी लॉन्ग टॉक ऑन ईरान। तो अब जल्दी से लास्ट मिनट में हैं हम लोग, मैं कुछ ही सेकंड में आप लोगों से फाइनल ओपिनियन मुझे लेना पड़ेगा 10-10 सेकंड में। देवनाथ साहब, आपको क्या लगता है कि बाकी तो मुद्दे हैं बहुत ही जटिल हैं और उन पर क्या होता है देखना होगा हमें, लेकिन ईरान का कोई सॉल्यूशन इस यात्रा से आपको कोई उम्मीद है कि निकलता नजर आ रहा है? हालांकि आपने इनकार किया है इससे। अजय, 16 घंटे आजकल मिलकर करीबन 16 घंटे बातचीत होगी। इसमें से ईरान के ऊपर करीबन 20 मिनट बात होगी, और जो जॉइंट स्टेटमेंट है अगर उसमें आप देखेंगे 10 मुद्दे हैं, तो ईरान सिर्फ एक वन लाइनर होगा जॉइंट स्टेटमेंट में। जी ओके, अजताब जी, आप भी ऐसा ही मानते हैं या ईरान पर ज्यादा बात होगी, कोई सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना है। ईरान प्रोमिनेंटली फिगर करेगा, एक्सेप्ट करे या ना करे, और ईरान के इंटरेस्ट, ईरान का सबका इंटरेस्ट ईरान से जुड़ा हुआ है। तेल का संकट चीन के लिए भी उतना ही भयावह है, खास करके जब वेनेजुएला भी उसका बंद हो गया है। ये दो उसके बड़े सप्लायर थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, और ये विश्व की आर्थिक और कह लीजिए कि ऊर्जा दोनों की दशा और दिशा तय करेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। 56 हो गया है, वी आर लेट नाउ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आप तीनों बेहद खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।